Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So the topic which we started yesterday was linear equations in two variables. Equations क्या होती है वो सीखा हमने. फिर equations में linear equations क्या होती है वो सीखा हमने. और फिर linear equation भी दो variables में कैसी दिखाई देती है वो सीखा हमने. और फिर उसके बाद हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीखी. क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की? टेल मी. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू. ओके. अच्छा, एक ही सवाल में अगर दो दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो, एक नहीं गिवन हो, कितनी गिवन हो? दो. तो दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या बन जाती है? पहले की तो बन जाती है a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरे की बन जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. आप खुद सोचो, उन दोनों इक्वेशंस में ए बी सी कौन कोएफिशिएंट्स ही तो होंगे जो बदलेंगे. एक्स और वाई तो वैसा ही दिखाई देगा ना, इक्वल टू का साइन तो वैसा ही दिखाई देगा ना, आरएचएस में जीरो तो ऐसा ही दिखाई देगा ना. बताओ, आरएचएस में जीरो वैसा ही दिखाई देगा, ये एक्स और वाई वैसा ही दिखाई देंगे. बदलेंगे क्या? ए बी सी कोएफिशिएंट्स ही बदलेंगे. तो जो पहली इक्वेशन होगी उसके कोएफिशिएंट्स को मान लिया जाएगा a1 b1 c1, और जो दूसरी के कोएफिशिएंट्स होंगे उनको मान लिया जाएगा a2 b2 c2. अभी इस साल हमारे कोर्स में ऐसी लीनियर इक्वेशंस ही होंगी जो वन एट ए टाइम आएंगी, दो एक साथ नहीं आएंगी. पर अगली बार यही चैप्टर का नाम बदल के पता है क्या हो जाएगा 10th में? अभी क्या है इसका नाम? और अगले साल हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यानी पेयर बन के आएगा, यानी दो इक्वेशंस एक साथ बन के आएंगी. तो वहां पे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन जाएगी जो अभी स्क्रीन पे लिखी हुई है. लेकिन हाल फिलहाल इस साल तो एक ही मिलेगी हमको, तो 1 2 3 मार्क करने की जरूरत नहीं है. सिंपली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू. नाउ इफ यू लुक, ये फैंस ऑफ करना बेटा, बाहर से फैंस ऑफ करके आओ, जल्दी से जाओ, कोई नहीं जाएगा. इधर से भी जाओ एक जना. फैन का स्विच रेगुलेटर के स्विच के बगल का है. अरे उसको जाने दो ना. हाँ दोनों कर दो, फिर चला देना बाद में. अभी तो दोनों कर दो. हाँ आ जाओ. यस. अब अगर आप एक्सरसाइज नंबर 4.1, भाई हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन कर लिया. तो एक्सरसाइज शुरू हो जानी चाहिए. तो अगर आप एक्सरसाइज को खोल के देखेंगे तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो वाकई में अभी तक जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे किया जाता है. अभी तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी है ना. तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है. जस्ट आप इस ये गिवन लीनियर इक्वेशंस जो हैं, इन गिवन लीनियर इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बता दो. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाली शक्ल में इनको लिख के बता दो. यानी अगर कुछ इर्द गिर्द रखा हुआ है तो सबको एलएचएस में ले आओ और आरएचएस में क्या रख दो? 0. और अरेंजमेंट कैसे करो? पहले x वेरिएबल वाली टर्म, फिर y वेरिएबल वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू 0. तो सेकंड क्वेश्चन तो किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार. अब फर्स्ट क्वेश्चन में एक स्टोरी गिवन है. क्या गिवन है? स्टोरी. बच्चों हम जो भी मैथ्स की प्रॉब्लम समझते हैं सीखते हैं उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है, मानते हो ना? रियल लाइफ में उनका कुछ ना कुछ यूसेज एप्लीकेशन होता है ना. तो अब से इस चैप्टर के बाद से और स्पेशली क्लास 10th में तो बहुत ज्यादा रोल है इक्वेशंस को रियल लाइफ सिचुएशन में कन्वर्ट करके देगा. हमको रियल लाइफ सिचुएशन पढ़नी है, समझनी है और वहां से इक्वेशन बनानी है. और पहले तो बनाना सीखेंगे, फिर बाद में बनाकर सॉल्व करना भी सीखेंगे. यानी मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में कन्वर्ट करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया. तो इक्वेशन सॉल्व हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. कोई ना, समझ गए? तो ये काम अपने को अब करना सीखना पड़ेगा. तो जब अपन एक प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज वो जो प्रॉब्लम गिवन होती है उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम. क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम. यानी प्रॉब्लम वर्ड्स में गिवन, शब्दों के मायाजाल में गिवन. इसको अपने को डिकोड करना है और एक इक्वेशन बनाना. ठीक है. तो वर्ड प्रॉब्लम को जब अपन एक इक्वेशन में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो कुछ रूल्स या कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जो अभी अभी आपने नोट किया, रीड आउट करना है वाले.
ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को जब अपन इक्वेशन में चेंज करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, वो हम आपने लिख भी लिया और अभी अपन उसको रीड आउट भी कर देते हैं। कहने का मतलब है अंग्रेजी के शब्दों को गणित के नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है, समझ गए क्या? कन्वर्टिंग द इंग्लिश अल्फाबेट इनटू व्हाट, इनटू मैथमेटिकल नंबर्स, ये काम हम करना वाले। ठीक है, तो जो कुछ बातें हमने लिखी हैं उनको एक एक करके रीड आउट कर, सबने लिख तो दी ना एक बार? देखो, तो वो जो कुछ बातें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखो, टॉपिक नेम इज, आपने टॉपिक नोट डाउन कर ही दिया है, हाउ टू फ्रेम इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट्स। कोई गिवन स्टेटमेंट है, उसमें से इक्वेशन कैसे बनाएं, और स्टेटमेंट को वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, यानी गिवन वर्ड प्रॉब्लम से हम मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाएं। अब इस चैप्टर में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन बनेगी, लेकिन कल को कोई दूसरा चैप्टर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है, लेकिन इस चैप्टर में बात लीनियर इक्वेशन की हो रही है, तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी वो ऑटोमेटिकली वैसी ही गिवन होगी कि जैसे इसको इक्वेशन बनाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ही बनेगी। डन। तो कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो देखो, उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कहीं पर भी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग, ये सारी की सारी इंग्लिश में बी वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, पता है आपको? जिसका मतलब होता है कुछ होना। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो एम यूज किया मैंने, तो मेरा टीचर होना पता चल रहा है इससे। सर को पूछो कि सर ने फैन बंद किया कि नहीं किया, बोल क्या मैथली। अच्छा, फैन बंद कर दिया। तो ये सारी बी वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग, अगर ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में जहां पर भी दिखाई दे तो उसकी जगह मैथमेटिकल चिन्ह क्या बनेगा? इक्वल टू का साइन, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन भी आता है ना, तो ये जहां पर भी दिखाई दे उसकी जगह क्या लगा देंगे हम? इक्वल टू का साइन। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। आपको उस वर्ड प्रॉब्लम में जहां भी ट्वाइस दिखाई दे, क्या दिखाई दे? ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है? टू इंटू है, वो एक्स नहीं है, टू इंटू, हम मैथ्स में एक्स ऐसे लिखते हैं हमेशा, स्मॉल लेटर, ठीक है ना? तो ये टू इंटू है, यानी कि अगर मैंने कह दिया एक्स इज ट्वाइस वाई, मैंने क्या कह दिया? एक्स इज ट्वाइस वाई, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स इक्वल टू टू इंटू वाई। समझ, सपोज करो, देखो ऊपर के जो दो रूल्स हैं, ऊपर के जो दो रूल्स हैं वहां से मैं आपको एक इक्वेशन बनाता हूं, रुक जाओ रुक जाओ। ऊपर के जो दो रूल्स हैं, कौन कौन से दो रूल्स पढ़ लिया हमने, बोलो? ये पहला और दूसरा पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब इन दोनों की मदद से एक स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनाते हैं। देखो, अगर लिखा हुआ है x इज ट्वाइस y, देखो कैसे इक्वेशन बनती है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, x की जगह तो x ही आएगा, बोलो। इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह क्या आता है? पढ़ो यहाँ पे, इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह क्या आता है? इक्वल। ट्वाइस की जगह क्या आता है? टू एक्स नहीं है, टू इंटू है। टू एक्स नहीं है, ये क्या है? टू इंटू। तो ट्वाइस की जगह आ गया टू इंटू, और आगे क्या है? y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू टू वाई, टू वाई को इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू वाई, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ये बन गए हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वर्ड प्रॉब्लम से ये इक्वेशन बन गए, समझ आया? तो हमको ना केवल वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है, बनाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखनी है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें सारे लोग बैठते हैं एलएचएस में, एक्स वाली वेरिएबल वाली टर्म, वाई वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, तीनों के तीनों एलएचएस में बैठते हैं। आरएचएस हमेशा कौन बैठता है? जीरो। समझ आया? तो ट्वाइस का मीनिंग क्या है? ट्वाइस का मतलब होता है टू इंटू, ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है? सिमिलरली थ्राइस का मीनिंग क्या होता है? थ्री इंटू। अगर यहाँ पे ट्वाइस की जगह थ्राइस होता तो क्या करते? यहाँ पे टू इंटू की जगह क्या कर देते? थ्री इंटू कर देते, थ्री इंटू कर देते तो ये थ्री वाई हो जाता, तो यहाँ पे भी थ्री वाई हो जाता। समझ आया? ओके। अगर कहीं पे टाइम्स लिखा हुआ है तो टाइम्स का सिंपली मीनिंग है इनटू, अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का भी सिंपल मीनिंग है इनटू। याद होते जा रही हैं ये सारी चीजें? ओके, आगे बढ़ो। मोर देन, ग्रेटर देन, ऐसी चीजें अगर लगी हुई हैं तो हमको प्लस करना है। क्या करना है हमको? प्लस। और लेस देन ऐसी चीज लिखी हुई है तो हमको क्या करना है? माइनस। ये हो गया नोट डाउन? अब फैन चलाओ,
अगर चलाना है तो, नहीं चलाना है तो कोई बात नहीं। नहीं चलाना, चलाना है पर कोई और उठे, मैं क्यों उठूं ना। यस, याद हो गई सारी चीजें। तो बी वर्ब की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन। कौन कौन सी बी वर्ब्स की फॉर्म रिकॉल करो, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीन, एक ही फ्लो में बोलो, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीन। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है बी वर्ब की, वॉज वर सेकंड फॉर्म होती है बी वर्ब की, और बीन थर्ड फॉर्म होती है बी वर्ब की। बी बीइंग जो होती है वो जेरंड फॉर्म होती है जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, और वैसे एक फॉर्म उसमें रह गई टू इन्फिनिटिव फॉर्म, उसको बोलते हैं टू बी। हर एक वर्ब की टू इन्फिनिटिव फॉर्म भी होती है, जैसे गो वर्ब की टू इन्फिनिटिव फॉर्म होगी टू गो, टू स्लीप, टू रन, टू बी। बी वर्ब की भी क्या बनेगी, टू बी। तो टू बी भी आ जाए तो भी आपको इक्वल टू का साइन लगाना है ना। बी वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो उसकी बी वर्ब की अगर कोई भी फॉर्म आएगी तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, इक्वल टू का साइन। ट्वाइस आ जाए 2 से गुणा कर दो, थ्राइस आ जाए 3 से गुणा कर दो, सिंपली टाइम्स लिखा हुआ आ जाए तो केवल गुणा कर दो। जैसे मैंने कहा 5 टाइम्स तो 5 गुणा, मैंने कहा 7 टाइम्स तो 7 गुणा, मतलब टाइम्स का मतलब गुणा हो गया। डन। ऑफ आ जाए तो भी गुणा कर दो, और लास्ट में क्या था, मोर देन ग्रेटर देन आ जाए तो प्लस कर दो, और लेस देन आ जाए तो, लेकिन 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 मोर देन और ग्रेटर देन के केस में प्लस करना है, लेस देन के केस में माइनस करना है, ये तो याद रखना, बड़ी सरल सी बात है। पर इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि मोर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, कुल मिला के ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें टी एच ए एन देन आ रहा हो, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें क्या आ रहा हो, जैसे हायर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, टी एच ए एन देन आ रहा हो, तो उसमें एक चीज याद रखना, इसके बाद में जो चीज लिखी हुई है वो पहले आती है, और इसके पहले जो चीज लिखी हुई है वो बाद में जाती है। अभी आएगा वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगा। तो ये इन दोनों में खास ध्यान रखना है, इन दोनों में ही नहीं, जब जब टी एच ए एन देन लिखा है तो उस जगह ही आपको ध्यान रखना है। जो चीज बाद में लिखी हुई है उसको इक्वेशन बनाते टाइम पहले लिखो, और जो चीज टी एच ए एन देन से पहले लिखी हुई है उसको इक्वेशन बनाते टाइम बाद में लिखो। इसका ध्यान रखना पड़े। ये लास्ट के दो थोड़े से स्पेशल। ठीक है, याद हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, अपन इक्वेशन बनाते हैं गिवन वर्ड प्रॉब्लम से। एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट टॉपिक शायद हमारे कोर्स में ही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट कर रहा हूं मैं आपके सामने। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत की ट्वाइस है। ट्वाइस बोले तो दोगुनी है, 2 टाइम्स है। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन लिख के बताएं जो कि गिवन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हो। कहने का मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट को, इस इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है इक्वेशन। कोई पूछे मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या कहोगे, इक्वेशन। तो इन इंग्लिश के वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताइए। समझ आया, सवाल समझ में आ गया। ओके, जब अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वो 2 वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई। तो हमको गिवन सिचुएशन में से किसी को एक्स और किसी को वाई मानकर स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी को तो एक्स मानना पड़ेगा, किसी को वाई मानना पड़ेगा। अब वो 2 चीजें अपने को क्वेश्चन से पिक करनी है। तो यहाँ पे कौन सी 2 चीजें का जिक्र किया हुआ है, एक तो है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जिसको एक्स माना जा सकता है, और दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन जिसको वाई माना जा सकता है। को हिंट भी दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीस एक्स एंड दैट ऑफ द पेन टू रुपीस वाई। आपको हिंट में भी दे रखा है, लेकिन हम ऐसे माने एग्जाम में वो हिंट नहीं देगा। तो हमको पिक करना है जो 2 चीजें हैं उनमें से एक तो हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा वाई। ओके, लग जाएगी, इधर उधर हो जाओ आराम से। ओके, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। लेट द, सबसे पहले स्टार्ट इक्वेशन बनाने की स्टार्टिंग सबसे पहले अजम्पशन से होगी, अज्यूम करना पड़ेगा किसी को एक्स और किसी को वाई। तो मैंने किसको एक्स मानना है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को। लेट द कॉस्ट ऑफ ए, इनविटेशन दो, लिखो फिर, नोटबुक
बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ दूसरा आइटम क्या है, पेन, ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। मान लिया, अजम्पशंस कर लिए, एक बार अजम्पशंस कर ली। अब आपको जो स्टेटमेंट गिवन है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, किसकी कॉस्ट की कितनी गुना है, जो भी गिवन है वो आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। कर सकते हैं, करो। नाउ इट इज गिवन दैट और उस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर दो यहां से लेके यहां तक। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर दो। नाउ इट इज गिवन दैट लिख के द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen। लिख दिया हमने स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब एक्चुअली यही तो वो स्टेटमेंट है जिसकी इक्वेशन बनानी है, यही तो वो स्टेटमेंट है जिसकी मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है। कर दिया, लिख लिया सबने, ओके। अब देखो स्क्रीन पे सब लोग इतना लिख दिया हो तो वर्ड टू वर्ड चलेंगे, बिल्कुल एक एक शब्द को पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड। हम पहला इंग्लिश का वर्ड पढ़ेंगे, उससे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरे का बनाएंगे, फिर तीसरे का बनाएंगे, वर्ड टू वर्ड चलेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमारी मुलाकात जिस एक्सप्रेशन से हुई वो इतना लिखो, क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए, ये ऐसे कैसे ऊपर रखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या मानी है, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एक साइन लगता है यहाँ पे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ ए, आप अंडरलाइन मत करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की जगह तो लिख दिया मैंने एक्स, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूरी कॉस्ट ऑफ नोटबुक में एक्स मान के बैठा हूं, देखो ऊपर। तो अब जहां जहां कॉस्ट ऑफ नोटबुक आएगा वहां एक्स लिखूंगा, बताओ। देखो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक तो मैंने एक्स मान लिया ना, तो अब ये कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक जहां जहां आएगा उसकी जगह एक्स लिखूंगा ना, तभी तो माना था, समझ गए। लेकिन याद रखना, देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, मैंने एक नोटबुक की कॉस्ट को एक्स माना था। अगर क्वेश्चन में दो हो जाए, एक की जगह टू हो जाए, तो फिर 2x लिखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना, समझ गए ना भाई। मैंने एक नोटबुक कीमत x रुपया मानी, तो दो नोटबुक की कीमत 2x होगी, तीन नोटबुक की कीमत 3x होगी। तो अभी तो चलो क्वेश्चन में a नोटबुक की कीमत तो x ही आ गया, लेकिन कल को 2 की बने तो 2x कर देना, समझ गए, ओके। इसके आगे क्या, किससे मुलाकात हुई, इस, किससे मुलाकात हुई, कौन है इस, इसको जानते हो आप, बी वर्ब की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर्ब। उसकी जगह क्या आता है बोलो अंशिका, इसकी जगह क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है, इस इक्वल टू का साइन आता है। उससे आगे किससे मुलाकात हुई, ट्वाइस, ट्वाइस की जगह क्या आता है, अभी अभी आपने रूल्स में लिखा है टू मल्टीप्लाई, ट्वाइस की जगह क्या लिख देंगे, जहां जहां ट्वाइस है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, टू मल्टीप्लाई, डन। अब आखिरी में एक एक्सप्रेशन और है, पढ़ो क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ऊपर देखो, द कॉस्ट ऑफ ए पेन को आपने क्या माना है, तो कॉस्ट ऑफ ए पेन की जगह आप क्या लिखेंगे, वाई, समझ आया। तो पूरे स्टेटमेंट को मैंने 4 स्टेजेस में तोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो चारों की मीनिंग मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आगे इधर नहीं छोड़ना, ये तो केवल अभी अरेंजमेंट हुआ है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ax + by + c = 0 वाले फॉर्मेट में, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 × y क्या होगा, 2y, बोलो। देखो अगर, देखो इधर देखो, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ये पूरा एक ही एक्सप्रेशन है ना बेटा, है ना, एक ही एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एज इट इज एक्स है ना, वो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई तब लगाएंगे जब वो किसी एक्सप्रेशन का पार्ट ना हो, अकेले में रखा हुआ हो। ये तो ऑफ इस पूरे एक्सप्रेशन का पार्ट है ना,
समझ गए? तो इसलिए इस ऑफ की जगह इंटू नहीं लगेगा। और आपको हिंट देता हूं, ऑफ बहुत बड़ा ही रेयरली यूज होता है, बड़ा ही रेयरली यूज होगा। कोई 1% चांस है ऑफ के लिए वो आएगा, लेकिन आप नोट्स लिख रहे थे तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी? ओके चलो, 2 × y क्या होता है बोलो? 2y। अब देखो ये एक इक्वेशन है ऑलरेडी, लेकिन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दूसरी फॉर्म लिख रहे हैं। तो कल बताया था मैंने कि एक इक्वेशन से जब उसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म लिखते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं? इंप्लाइज का साइन लगाते हैं। कौन सा साइन लगाते हैं? इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, कैसा साइन लगेगा? इंप्लाइज। आगे सॉल्व करूंगा, x इक्वल टू 2 × y क्या होता है? 2y। अभी भी मेरा मन नहीं भरा, अभी और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा? 2y को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो इंप्लाइज तीसरी फॉर्म लिख रहा हूं मैं इसकी, 2y इधर आके, इधर प्लस है ना, तो इधर आके माइनस और इक्वल टू 0। अब वैसे तो ये बन चुकी है पूरी फॉर्म, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको तीनों चीज लिखनी पड़ती है, x वेरिएबल, y वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है तो अपनी जबरदस्ती आप क्या लगा सकते हो? +0 लगा सकते हो। तो आप चाहो तो इस फॉर्मेट में छोड़ दो, वो भी सही है, और नहीं तो आप कांस्टेंट टर्म लगा के अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? x माइनस 2y + 0 इक्वल टू 0। देखो पीछे आंसर किस फॉर्मेट में? दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में। ऊपर वाले फॉर्मेट में, तो मैंने क्या कहा? दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में होगा। अगर आप चाहो तो ऊपर वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, चाहो तो नीचे वाले फॉर्मेट में। ठीक है, लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, is the required linear equation in 2 variables for the above given situation, for the above given statement, above given statement। उसने क्या कहा था? इस स्टेटमेंट के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिख के बताओ। तो हमने क्या कहा? ये वो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स वाली जो कि गिवन स्टेटमेंट है ये, और यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है इस क्वेश्चन। बोलो आदित्य, एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ये ऐसे गोले गोले मत कर देना, आपको समझाने के लिए था। ठीक है, बोलो प्रियांशी, एनी डाउट्स? सुनो मेरी बात, आपका पॉइंट करेक्ट है, लेकिन मैंने बीच में बोली थी ये लाइन, शायद आपने सुनी नहीं। क्योंकि हम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो वो सिचुएशन ऐसी ही बनाएगा जिससे हमारे ऑटोमेटिकली एक्स और वाई वाली टर्म निकल के आ जाए, और लीनियर ही निकल के आएंगे, क्वाड्रेटिक भी निकल के नहीं आएंगे। इसमें एग्जाम्पल है, अभी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, रुक जाओ। अच्छा, तो अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं है ना, नहीं है, अच्छा फिर भी सुन लो, अगर सब कुछ करने के बाद भी, देखो स्क्रीन पे, सब कुछ करने के बाद भी मान लो वाई वाली टर्म बनी नहीं, तो फिर तो आपको जबरदस्ती 0y बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक्स और वाई वाली टर्म तो बनानी पड़ेगी, तभी तो 2 वेरिएबल हुए। अब वो उसने नहीं, उसने सिचुएशन ऐसी दी नहीं कि वाई वाली टर्म बन रही है, तो फिर आपको 0y बनानी पड़ेगी, बाकी उसके चांसेस निल हैं, क्योंकि चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वो स्टेटमेंट ऐसा ही देगा जिसमें 2 आइटम हो। जैसे इसमें नोटबुक और पेन 2 आइटम थे, तो 2 आइटम है तो एक्स और वाई मान लेंगे, तो एक्स और वाई आएगा ही, जाएगा कहां? समझ गए ना? क्लियर है? अगर 1 वेरिएबल की इक्वेशन होती तो एक ही आइटम देता। क्लियर है अभी? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ये बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था, इससे आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल 100% नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन तो, सिचुएशन तो कुछ भी बन सकती है। इसलिए आपको एक सिचुएशन मैं क्रिएट करके देता हूं, सब लोग उससे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना के दिखाएंगे। रेडी? इतना नोट डाउन हो गया, ये क्वेश्चन तो ओवर हो चुका है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हैं अपन इसी सीरीज का, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने का। ओके रेडी? नोट हो गया? कर दूं डिलीट? ओके, तो आप स्टेटमेंट लिखो, ऊपर मार्क कर देना एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आप लिखे हैं, क्या लिखवाऊं मैं आपको? द एज ऑफ
द एज ऑफ रिद्धि इज थ्राइस, नहीं एक मिनट रुको, इज 4 years less than thrice the age of पूर्णिमा। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना के दिखाओ। सारा पूरा एक्सप्लेनेशन से किसको एक्स माना किसको वाई माना, सपोज करो एग्जाम में आया क्वेश्चन, अब सॉल्व करो। अच्छा मीनिंग तो समझ में आ गया। रिद्धि की एज पूर्णिमा की एज की थ्राइस से 4 साल कम है। रिद्धि की एज जो है, जो रिद्धि की एज है वो पूर्णिमा की एज की थ्राइस करो, 3 गुना करो और उसमें 4 साल कम करो, तब जाके मुझे रिद्धि की एज मिलती है। समझ गए? 3 गुना करके 4 कम करो तो उससे मुझे किसकी एज मिलती है? रिद्धि की एज मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिद्धि इज वेरी मच ओल्डर देन पूर्णिमा इस सिचुएशन के हिसाब से। तो 3 गुना करवा रहा है ना। चलो करो, दादी अम्मा है वो, वैसे भी दादी अम्मा ही है। हम्म, अच्छा अदरवाइज मत ले लेना भाई कोई, है ना। ये आपके नाम इसलिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि आप कनेक्ट करो टॉपिक से, आप इंटरेस्ट लो। यस ऑब्वियस बात है, चैप्टर का नाम जो है वही बनानी है। 2 आइटम है ना, यहाँ पे 2 आइटम नहीं दिखे आपको? इस स्टेटमेंट में 2 आइटम दिखेगा, क्या है वो 2 आइटम? 2 आइटम बताओ पहले कौन सा? एज ऑफ रिद्धि, एज ऑफ पूर्णिमा। एक को मानो एक्स, ऑब्वियसली जिसका जिक्र पहले हुआ है उसको एक्स, जिसका जिक्र बाद में हुआ है उसको वाई। शुरू हो जाओ, फिर आगे उसके बाद एज इट इज ये स्टेटमेंट लिखना है, नाउ इट इज गिवन दैट करके, और फिर वर्ड टू वर्ड आपको कन्वर्ट करना है। हो गया? कितनों का हो गया टेल मी? अगर इस साल स्टेटमेंट का आप सक्सेसफुली बना देते हो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो यकीन मानो इस साल तो ये हाईएस्ट स्टेज आ गई, इससे छोटे छोटे आएंगे। हाँ अगले साल तो उससे भी भयानक आएंगे, पर हाँ इस साल का कोटा पूरा हो जाएगा अगर इस लेवल का कर दिया तो। इसलिए मैंने सबसे पहले ही सबसे डिफिकल्ट दे दिया। क्या हुआ? पानी चाहिए तो कुछ चाहिए? चाय मंगाओ? पीती नहीं हो? फिर बॉर्नवीटा? वो भी नहीं? दूध भी नहीं पीते? ठंडा दूध?
ओके, मिल्क रोज। ओके, देखें हम। हाँ आगम, तेरा नाम है आगम पर तू आता सबसे लेट है। यस, चलो देखो, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अजम्पशन से। तो अजम्पशन हम क्या मान लेंगे, दो आइटम कौन से दिख रहे हैं इस स्टेटमेंट में, टेल मी, बोलो। एज ऑफ रिद्धि फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम एज ऑफ पूर्णिमा, यानी दो चीजें जिसको हम एक्स और वाई मान सकते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम, लेट द एज ऑफ रिद्धि। एज ऑफ रिद्धि को वैसे अपन शॉर्ट में रिद्धीस एज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिद्धीस एज। ठीक है, अभी तो फुल फॉर्म में लिख देते हैं, लेट द एज ऑफ रिद्धि बी एक्स, और एज किस में होती है, ईयर्स में होती है, तो रुपीस एक्स मत लिख देना, हर बार रुपीस एक्स नहीं होगा, ठीक है ना। लेट द एज ऑफ रिद्धि बी एक्स ईयर्स, एंड सेकेंड आइटम क्या था, द एज ऑफ पूर्णिमा बी वाई ईयर्स। बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अजम्पशन में तो वाई। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद नाउ इट इज गिवन दैट करके, और जो भी स्टेटमेंट गिवन होता है कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो स्टेटमेंट यही गिवन है तो इसके इधर फिट कर देता हूं मैं, नाउ इट इज गिवन दैट, और फिर ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट मार देंगे जिससे इक्वेशन बनानी है आपको। चलो अब बनाना स्टार्ट करें, वर्ड टू वर्ड। ओके, बताते जाओ। सबसे पहले इसको मैं कुछ एक्सप्रेशंस में तोड़ता हूं। तो पहला एक्सप्रेशन है एज ऑफ रिद्धि, दूसरा एक्सप्रेशन है इज, तीसरा एक्सप्रेशन है 4 इयर्स, चौथा एक्सप्रेशन है, पांचवा, और छठा। अगर हमने इसको सक्सेसफुली ऐसे तोड़ दिया तो फिर कन्वर्ट करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे तोड़ पाए थे क्या, नहीं तोड़ पाए थे। चलो अब एक एक करके लिखने का काम है, बस लिखना शुरू करें। ओके, बोलो अंशिका, सबसे पहले कौन है, एज ऑफ रिद्धि। एज ऑफ रिद्धि की जगह क्या लगाऊंगा, एक्स, इसकी जगह इज एम आर वॉज वर, इसकी जगह इक्वल टू का साइन। 4 इयर्स की जगह अब ईयर्स नहीं लगाते, कभी भी इक्वेशन में यूनिट नहीं लगाते कि ईयर्स है कि रुपीस है कि मीटर है कि सेंटीमीटर, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या है, 4, तो मैंने लगा दिया 4। आगे क्या है, 4 इयर्स के बाद लेस देन, तो लेस देन की जगह क्या लगता है, माइनस। फिर आगे क्या है, थ्राइस, तो थ्राइस की जगह क्या लगेगा, 3 इंटू, थ्राइस की जगह क्या लगेगा, 3 इंटू, और आगे क्या है, एज ऑफ पूर्णिमा, एज ऑफ पूर्णिमा की जगह क्या लगेगा, वाई। डन। कितने बच्चे जिन्होंने ऐसा बना दिया था, हाथ खड़े करो। ऐसा बनाया या अलग बनाया, यस, लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, कुल मिला के कोई सा भी देन आ जाए तो लेस देन के पहले वाला बाद में लिखा जाएगा, और बाद वाला, तो लेस देन, इस इक्वेशन में लेस देन कहां दिखाई दे रहा है बताओ मुझे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में लेस देन की जगह माइनस आया है ना, तो माइनस से पहले वाला जो है वो तो बाद में आएगा, और माइनस के बाद वाला जो है वो पहले जाएगा। तो क्या आएगा बताओ, 3 इंटू वाई पहले आएगा, ये 3 इंटू वाई इधर ना लगे, कहां लगेगा, इधर लगेगा, माइनस अपनी जगह लगेगा और 4 लगेगा, x इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 4। दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन। बोलो समझ आया, अब ये भी समझ में आ गया लेस देन और ग्रेटर देन वाला पंगा। अच्छा अब ये गलती मत करना, एक गलती ये भी कर सकते हो आप, लगे हाथ बात कर लेते हैं उसकी। जैसे इससे पहले जो हम गलती कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, x इक्वल टू 4 - 3 इंटू वाई, यही कर रहे थे। तो अब आप ये गलती कर सकते हो, शायद सर ने तो ये कहा था कि लेस देन ग्रेटर देन के इर्द गिर्द के लोग बदल जाते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग तो 4 और 3 है, तो 4 और 3 को बदलो, y को तो उधर ही रखो, ये गलती हो सकती है। याद रहे 3 और y अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक टर्म दूसरी टर्म से प्लस या माइनस साइन से अलग होती है। एक टर्म दूसरी टर्म से कब अलग होती है, प्लस या माइनस साइन। यहाँ पे साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन कौन सा है, इनटू, तो ये 3 और y अलग अलग टर्म नहीं है, ये तो पूरी एक ही टर्म है।
जाएंगी तो एक साथ जाएंगी, ऐसा नहीं कि इसमें से 3 3 तो उठा लिया और इनटू वाई वहां छोड़ दिया, समझ गए? तो माइनस के इर्द गिर्द 4 और 3 नहीं बैठे हैं, 4 और 3 वाई बैठे हैं, 4 और 3 वाई एक्सचेंज हो, ना कि 4 और 3। बोलो समझ आया? तो इनिशियल केस में क्या कर सकते हैं, हम एवरेजेस लिखकर और फिर माइनस प्लस के इर्द गिर्द को चेंज कर दें, और फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो हमको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, पहले मैं लिखूंगा एज ऑफ निधि x, फिर इसकी जगह इक्वल टू, फिर 4 इयर्स, मतलब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता रहूंगा, तो 4 इयर्स के आगे मैंने पढ़ा क्या लिखा हुआ है, तो मैं रुक गया, मैंने कहा 4 तू वेट कर, मैं लेस देन से आगे वाले से लिख के आता हूं, तो लेस देन से आगे वाले से मिला तो क्या मिला, थ्राइस ले, तो थ्राइस वाली बात पहले लिख दी, फिर लेस देन की जगह मल्टीप्लाई लिखा, और लेस देन से पहले 4 को वेट करवा के आया था ना, उसको बाद में लिखा। तो ऑन द गो भी किया जा सकता है विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि पहले तो उल्टा लिखो फिर एक्सचेंज करके लिखो, सीधा लिखो, तो ऐसे डबल डबल टाइम वेस्ट भी होगा। तो विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस में क्या करूंगा, लेस देन ग्रेटर देन जहां भी दिखेगा ना, तो उससे पहले उसके बाद वाली चीज पहले पढ़ लेंगे और उसके पहले वाली चीज बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ना ही तो है, समझ गए क्या? अच्छा अभी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये तो अरेंजमेंट हुआ है, सॉल्व तो करो, सॉल्व मतलब इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, ये तो गलत है ही, तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, x इक्वल टू इंप्लाइज का साइन लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा दैट इज 3 इंटू वाई, क्या होता है 3y माइनस 4, अब सबको क्या लेके जाना पड़ेगा एलएचएस में, तो 3y इधर आके और -4 इधर आके, तो इस बार तीनों टर्म्स आ रही हैं, x वाली टर्म भी आ रही है, y वाली टर्म भी आ रही है, कांस्टेंट टर्म भी आ रही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये दोनों भाई साहब उधर चले गए तो आरएचएस में 0 रहेगा, इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। बताओ सक्सेसफुली ये वाली लास्ट इक्वेशन किस किस की बनी थी, बन गई थी, बन गई थी पहली बार में या गलतियां करने के बाद, वेरी गुड, रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरीके से अब कोई भी सिचुएशन आ जाएगी इस लेवल की तो आप बना दोगे, स्टेट में इक्वेशन बना दोगे, तो रेडी रहना, हमारे टेस्ट में अच्छी अच्छी इक्वेशन देंगे हम आपको, जो हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, स्कूल लेवल पे तो मुझे नहीं पता देंगे नहीं देंगे, पर हमारे इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी जिसको आपको कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल तो नहीं है आपके कोर्स में इतनी मुश्किल, लेकिन अगले साल तो इससे भी मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत मुश्किल से सामना इस साल ही कर लें ताकि यूज टू हो जाए, ठीक है ना, नहीं तो अगले साल जब बम फूटेगा तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। 8th में आई थी ऐसी, हाँ 8th में आती है वैसे, 1 वेरिएबल वाली थी, तो स्टेटमेंट तो ऐसे ही रहते हैं ना, इज एम आर, कन्वर्जन तो करने का तरीका तो वही रहता है, बस वहां पे 1 वेरिएबल होता है और अभी 2 वेरिएबल हो गया, और अगले साल 2 वेरिएबल में पेयर हो जाएगा, मतलब 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्या लिखना है, इन 2 वेरिएबल्स फॉर द गिवन अबाउ गिवन स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, अब सेकंड क्वेश्चन तो सुपर इजी है, सेकंड क्वेश्चन में बनी बनाई इक्वेशन है, बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और मस्त रहो, ठीक है, बनी बनाई इक्वेशन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज इट, ओके, करें शुरू, कर दो डिलीट सेकंड क्वेश्चन, हाँ इससे पहले इससे बाद में, अच्छा इस नीचे बता रहे हो आप, आने दो अभी उसको, अभी आने दो उस पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, देखो मैंने कहा था वर्ड प्रॉब्लम से एक, सुनो मेरी बात सुनो, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, वर्ड प्रॉब्लम से जब इक्वेशन बनाने के लिए कहेगा तब आपके 100% एक्स और वाई वेरिएबल दोनों बनेंगे, अब ये वर्ड प्रॉब्लम से नहीं बनी हुई, ये तो बनी बनाई इक्वेशन है, तो इसमें तो जो मर्जी आए वो कर सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको 0x, हाँ फिर हमको 0 ऐड करना है, 0x 0y ऐसी टर्म्स ऐड करनी, डन, मेरी बात सुनो, ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगी, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, समझ गए, तो लीनियर इक्वेशन तो है नहीं अभी भी, बोलो, देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़ना रिधि, आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड द क्वेश्चन, तेज थोड़ा,
स्टॉप। फॉलोइंग के आगे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है इन 2 वेरिएबल्स या 1 वेरिएबल्स? नहीं लिखा हुआ ना। हाँ, अगर 2 वेरिएबल्स लिखा हुआ होता तो ए और बी 0 नहीं हो सकते थे। इसको लीनियर इक्वेशन चाहिए बस, 1 वेरिएबल की भी चाहिए, 2 वेरिएबल की भी चाहिए, कैसी भी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर 1। समझ गए? क्लियर है? अभी कोई क्वेरी नहीं है? ओके, आपकी भी क्वेरी क्लियर हो गई? ठीक है। अब मेरा पेन कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया? वेयर इज माय पेन? किसी ने चुराया क्या? ये रहा, नीचे बैठा। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। Express the following linear equations in the form ax plus by plus c equal to 0। और आगे क्या कह रहा है? इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। और ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है, तो कंपेयर करके बता देंगे, जैसे पॉलिनोमियल में कंपेयर करते थे वैसे इसमें कंपेयर करके बता देंगे। चलो, तो मैं चाहता हूं उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन करें थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन इज गिवन एज, सरल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं जानबूझ के, -2x + 3y = 6। लिख लिया सबने क्वेश्चन? ऊपर हम लिखेंगे here the given linear equation is, the given linear equation is, और फिर इक्वेशन लिख देंगे नीचे वाली जो क्वेश्चन में गिवन है। लिख लिया? ओके। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जिसमें सब लोग एलएचएस में है, आरएचएस में कोई नहीं है? तो 2 लोग ऑलरेडी एलएचएस में बैठे हैं, जो तीसरा आरएचएस में बैठा है उसको भी बुला लो यहाँ पे। तो एक ही स्टेप में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इंप्लाइज लगाओ और -2x को छेड़ो मत, +3y को छेड़ो मत, और 6 को आरएचएस से एलएचएस में बुलाओ। तो आरएचएस में वो पॉजिटिव है तो इधर आके वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और आरएचएस में कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे हम? 0। कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, देखो 6 को आरएचएस से एलएचएस में बुला लिया, बुलाकर -6 लिख के छोड़ देते हैं यहीं पे। क्या ये एक इक्वेशन है? क्या ये एक इक्वेशन ही है? तो पॉलिनोमियल है। इक्वेशन से पॉलिनोमियल थोड़ा बनाना, इक्वेशन से इक्वेशन नहीं बनानी है ना। तो अगर 6 को इधर बुला लिया तो आरएचएस में कोई नहीं बचा ना, तो = 0 तो लिखो। अब ये इक्वेशन बनी है। इक्वेशन तब तक इक्वेशन नहीं है जिसमें एलएचएस आरएचएस दोनों नहीं है। ठीक है, वो इक्वेशन ही क्या जिसमें आरएचएस ना हो। समझ गए? समझ गए ना? =0 लिखना कंपलसरी है, तभी वो करेक्ट है। चलो यहां तक क्लियर है? तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके आगे हम लिख देंगे is the required standard form, is the required standard form, नहीं, is the required equation in standard form, the required equation in standard form। अब अभी एक पार्ट बाकी है क्वेश्चन का, इसको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू भी बतानी है, राइट? ठीक है, नाउ कंपेयरिंग इट विथ the standard form, comparing it with the standard form, that is, और standard form लिखो ax plus by plus c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कोशिश ये करो कि जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं और जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है वो बिल्कुल इक्वली अलाइंड हो। एक्स वेरिएबल के नीचे एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल के नीचे वाई वेरिएबल, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, =2 के नीचे =2 और 0 के नीचे 0। कोशिश करो। अब बिल्कुल ऐसे स्केल खींच के ऐसे सीध नापने मत लग जाना, बिल्कुल सीध में ही करूंगा सर मैं, तो ऐसे नहीं, कोशिश करो जितना हो सकता है। उससे क्या होगा, बिल्कुल सीध में अगर होंगे तो कंपैरिजन आसान होगा। कंपैरिजन आसान होगा ना। अब मैं कंपेयर करता हूं, देखो ये दोनों सीध में रखे हुए हैं, देखो इधर स्क्रीन पे ये दोनों सीध में रखे हुए हैं, तो मैंने x को छुपा दिया तो कंपैरिजन हो गया। देखो a की वैल्यू क्या निकली, चेक करो -2। मैंने y को छुपा दिया तो कंपैरिजन हो गया, b की वैल्यू क्या निकली 3, और मैंने सीधे सीधे c की वैल्यू क्या निकाली, सबको छुपा लो, c की वैल्यू क्या निकली -2।
तो सीध में होंगे तो कंपैरिजन आसान होगा। और एक मेरा पी एक्स उधर लिखा हुआ है और उधर 5x उस कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से वहां कंपैरिजन करो तो गलती हो सकती है ना। समझ गए? तो कोशिश करो कि सीध में आ जाए, बाकी जितना हो ठीक है। ओके, यस। तो वी गेट, इससे कंपेयर करके वी गेट ए बी सी, वी गेट ए इक्वल टू समथिंग आएगा, बी इक्वल टू समथिंग आएगा और सी इक्वल टू समथिंग आएगा। तो बोलो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू +3 और सी की वैल्यू, बस ये लिख देनी है और गेम ओवर। ए की वैल्यू -2 कॉमा, बी की वैल्यू +3 कॉमा एंड सी की वैल्यू इज -6। दैट्स इट। ये काम करना है आपको हर एक क्वेश्चन। समझ गए? बताओ इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा क्या? कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो एबीसी। ये जो एबीसी है इनका मतलब क्या, इनको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको? तो कल को ऐसे बोल दे कि कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालो तो उलझ जाओ, सर ये क्या पूछ लिया? एबीसी की वैल्यू निकालो, वही जैसे निकाल रहे हैं ऐसे निकालो। तो एबीसी का मीनिंग क्या है? कोएफिशिएंट्स। ओके, अब ये कर लिया सबने। अब विथ प्रॉपर स्टेप्स सारे बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विथ प्रॉपर स्टेप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये कि ये स्टेप्स हेयर द गिवन, इनफैक्ट ये लाइन भी लिखनी है ऊपर आपको जो लिखी हुई है, हेयर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, जो लिखी हुई है वो लिखो और प्रॉपर स्टेप्स के साथ करके बताओ। हो गया क्या? हो गया? क्या किया सबसे पहले? तो -5y को बुलाया होगा, आ जाए एलएचएस में, क्योंकि सब कुछ एलएचएस में ही चाहिए हमको। यस और नो? सो 2x तो अपनी जगह 2x ही बनेगा, -5y इधर आके क्या बनेगा? +5y बन जाएगा। और ये लो, इस पे तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो क्या लगा दूंगा? +0 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन। कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू बताओ जल्दी से। a is equals to 2, b is equals to 5 and c equals to 0। पीछे से आंसर भी मैच करते रहना। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट करना है सबको। हो गया? ये सबका नोट डाउन हो गया? सबका नोट डाउन हो गया? पूर्णिमा, कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट करना है सभी को अब 6, इससे जस्ट अगला, इससे जस्ट अगला करेंगे 2x - 5y, इससे जस्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसका 6th पार्ट, 3x + 2 = 0 वाला करेंगे। दिस वन विथ प्रॉपर स्टेप्स, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से होले होले विथ प्रॉपर स्टेप्स।
हुआ। अब 3x+2 = 0। अब इसमें भी दो टर्म्स हैं, तीसरी टर्म गायब है। और तीसरी टर्म इस बार कांस्टेंट गायब नहीं है, वेरिएबल टर्म गायब है। कौन सी वेरिएबल वाली? वाई वेरिएबल वाली। एक्स वेरिएबल वाली तो है जिंदा, लेकिन वाई वेरिएबल वाली मरी हुई है, उसको जिंदा करो। तो 3x को तो छेड़छाड़ी करो मत। अब 3x के बाद अरेंजमेंट होता है वाई वेरिएबल का, तो वाई वेरिएबल तो है ही नहीं वहां पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज करो आपके पास कोई भी पेन नहीं है, आपके बैग में कोई भी पेन नहीं है। मैंने कहा कितने पेन है? आप कहोगे सर कोई पेन नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं बता कितने पेन, नंबर बता। तो आप क्या कहोगे? 0 पेन है। तो इसके पास x नामक क्वांटिटीज तो 3 है, लेकिन y नामक क्वांटिटीज इसके पास है ही नहीं। तो फिर भी मैं पूछूं कितनी है, तो क्या कहेगा? 0y है मेरे पास। तो क्या लिख सकता है ये? 0y। और आगे कांस्टेंट टर्म तीसरे नंबर पे अरेंज हो जाएगी, =0। कंपेयर करके एबीसी बता दो। बता दो। ए की वैल्यू क्या बनी? 3, बी की वैल्यू क्या बनी? 0, और सी की वैल्यू क्या बनी? डन। ये हो गया। ओके, सेवंथ वाला भी कर दो जल्दी से। या एक मिनट रुको, सेवंथ और एट क्या है? चलो सेवंथ वाला करो, y-2 = 0 वाला करो जरा। हुआ। सो द इक्वेशन इज y-2। सब लोग तो एलएचएस में है ही सही, सब लोग एलएचएस में है ही सही। एक्स की कमी है, तो जो नहीं है वो कितनी है? 0x है। फिर y एज इट इज, -2 एज इट इज। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो हो गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलें आगे। ओके, अब एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू तो 0 कोई भी लिख देगा, लिख देंगे। सी की वैल्यू भी -2 कोई भी लिख देगा। बट व्हाट अबाउट डी की वैल्यू? ए की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -2। अब बी की वैल्यू तो सर दिखाई नहीं दे रही। तो वाई के पास कितने वाई हैं? एक ही वाई है, तभी तो वाई है वो। समझ आया? अगर 2 वाई होते तो 2 वाई होता ना, लेकिन कुछ भी नहीं, अगर नंबर लगा हुआ हो तो समझ लेना ये 1 है। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1। तो बी की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे? 1। एक चीज याद रखना बच्चों, हमेशा ए बी सी की जो फाइनल वैल्यूज मिलेंगी वो रियल नंबर्स होंगे। वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। यानी कोई नंबर होंगे 1 2 3 -5 6.5 2.3, कोई भी नंबर होंगे। कभी भी एबीसी की वैल्यू ऐसे मत लिख देना। ए बच्चे ऐसे लिख देते हैं जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे वाई लिख देते हैं। अब बी की वैल्यू वाई कैसे हो सकती है? वाई कोई नंबर है क्या? वाई कोई नंबर है क्या? एबीसी की वैल्यू हैज टू बी अ रियल नंबर।
ठीक है, डन। ओके, 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x में मुझे बताओ करोगे क्या? ऐसे ही बता दो। 5 इक्वल टू 2x में क्या करोगे? पहले तो 2x को बुलाओगे इधर, भाई RHS को 0 करना है ना, तो LHS को इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा? 2x इधर आके, और y तो है ही नहीं, तो कितने y, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 + 5, तो a की वैल्यू हो जाती है -2, b की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, और c की वैल्यू हो जाती है 5। ओके, अब यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपको तंग कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा तंग करेंगे, बट बहुत सरल है। पहले तो देखो, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नाम बड़े और दर्शन छोटे से मैच करता है। मतलब ये दिखने में भयानक लग रहा होगा आपको, बट ये है बड़ा टुच्चा सा। सेंटर में बुला लेते हैं इसको, अखाड़े में, ठीक है। आप इसमें कुछ मत करो, 2x + 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 9.35 के ऊपर बार, 9.35 के ऊपर बार। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 9.35 के ऊपर बार वाला जो नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है क्या? है ना? तो रियल नंबर है तो क्यों घबरा रहे हो? रियल नंबर ही तो चाहिए एबीसी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू सीधे सीधे ये हो जाएगी ना, ये एक रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर है तो क्या प्रॉब्लम है? सी की वैल्यू सीधे सीधे ये हो जाएगी, इसको उठा के एलएचएस में फिट कर दो और हो गया गेम ओवर। बोलो 2x + 3y एज इट इज, 2x + 3y एज इट इज। और ये 9.35 के ऊपर बार बार साइन चेंज कर देना, उधर पॉजिटिव है तो इधर 9.35 के ऊपर बार है, तो a की वैल्यू तो हो जाती है 2, a की वैल्यू हो जाती है 2, b की वैल्यू हो जाती है 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू -9.35। अब इससे मत घबराना सर, ये अजीब सा सी आ रहा है मेरा। अजीब सा क्या है? रियल नंबर तो है ना, एबीसी रियल नंबर होना चाहिए, अजीब सा क्या होता है? इवन सी की वैल्यू √2 भी आ सकती है, √2 भी रियल नंबर है। मैं रैशनल नहीं कह रहा हूं, मैं रियल कह रहा हूं। रियल दो तरीके के होते थे, रैशनल इरेशनल, याद है? तो मैं तो रियल कह रहा हूं, यानी रैशनल भी चलेंगे, इरेशनल भी चलेंगे, यानी √2 भी चलेगा, कुछ भी हो, बट एक रियल नंबर होना, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, उसको करने के दो तरीके हैं। अब आपकी बुक में सरल सा तरीका यूज किया है, तो हम सीधे सीधे उसी तरीके की बात करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट तरीके की बात नहीं करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। x - y/5 - 10 = 0, राइट? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, ऑलरेडी सारे लोग एलएचएस में ही है ना। बस इसमें एक चीज, एक तब्दीली कर देना, ताकि ये थोड़ा सा सरल दिखाई देगा आपको। x को तो छेड़ना ही मत, x को तो छेड़ना ही मत। -y/5 को, -y/5 को आप -1/5 टाइम्स y लिख सकते हो क्या? अब मिल गया ना कोएफिशिएंट -1/5, और -1/5 भी एक रियल नंबर है, और आगे -10 = 0। बोलो जरा a की वैल्यू, a की वैल्यू बोलो यहां से, a की वैल्यू कह रहा हूं, b की थोड़ा ना कह रहा हूं। ये लो x, अभी चिल्ला चिल्ला के कहा था, ए बी सी न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ए की वैल्यू x लिखेगा, x कौन सा नंबर होता है बताना जरा, गिनती में कभी x आता है तेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद x आता है? मैं कह रहा हूं ए बी सी एक रियल नंबर होना चाहिए, तो a की सीध में चेक कर, x की सीध से तो x की सीध कट हो गई, अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो a की सीध चेक कर, क्या है a की वैल्यू? बोलो a की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? 1। b की वैल्यू बोलो, -1/5, और c की वैल्यू वेरी इजी। अब इसकी दूसरा तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, हालांकि आप नोट मत करना, नोट तो आप यही तरीका करना, क्योंकि बुक में पीछे आंसर आपको यही मिलेंगे, 1 -1/5 और -10, पीछे आंसर यही मिलेंगे। बट अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर में आप 5 को एलसीएम ले लें। क्या ले लें 5 को? तो अगर मैं 5 को एलसीएम ले लूं एलएचएस साइड में, तो देखो क्या होगा, 5 × x, 5x -y -10 = 0। नेक्स्ट स्टेप में 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है?
0 बताया तो 5 इंटू 0 0। तो ये थोड़ी सी ऐसी फॉर्म बन गई जो अब दिखने में सरल लग रही है। इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो यहां से आप a b c निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -10। तो इस तरीके से भी कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो आपके बुक में तो ऐसा सरल सा ही तरीका गिवन है तो आप सरल से तरीके से भी कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज ओवर है। 4 क्वेश्चन तो अभी हमने प्रॉपर स्टेप से कर लिए और 3-4 क्वेश्चन अपन ने रफली कर लिए। तो जो हमने रफली कर लिए उनको आपको प्रॉपर स्टेप से घर जाके करना है। ठीक है, क्वेश्चन ओवर, एक्सरसाइज ओवर, टॉपिक ओवर। कल आएंगे नए टॉपिक के साथ। जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। इसमें कितनी एक्सरसाइजेस चैप्टर में बताना एक बार।